आप सभी का हमारे अपने चैनल टेल्स ऑफ व्हील्स में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने अपनी जो नई श्रृंखला पंचायत शुरू की है, उसकी पिछले एपिसोड की चर्चा आपने मज़दूरों के संबंध में सुनी। उस पर हमने मज़दूर आंदोलन के विषय में बातचीत की थी। मज़दूर आंदोलनों के बारे में बात करते-करते इतिहास की झरोखे हमको तमाम सामाजिक समस्याओं की ओर बरबस खींच के लेके जाते हैं। इन सामाजिक समस्याओं में से एक सबसे बड़ी समस्या जो मुझको नज़र आती है, वो है आपसी वैमनस्य की। वर्तमान भारत के परिदृश्य में अगर हम देखें, तो इतना विषाक्त वातावरण हो चुका है इस वैमनस्य की भावना के चलते कि युवाओं के भविष्य को लेकर के बेहद चिंता होती है। यह समझना थोड़ा-सा कठिन हो जाता है कि इतने विषाक्त वातावरण में ये युवा किस प्रकार से अपना उत्थान करते हुए देश के विकास की भागीदारी में सहयोग कर पाएँगे। बड़े ताज्जुब की बात है कि यह भारत वही देश है जहां क्रांतिवीरों की एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान करते वक्त, अपना सब कुछ न्यौछावर करते वक्त, सिवाय भारत माता के बारे में सोचने के किसी और विषय के बारे में नहीं सोचा। उन्हें न कोई धर्म याद आया, न कोई संप्रदाय, न कोई पंथ, न कोई विचारधारा। उन्हें सिर्फ और सिर्फ दिखाई दी तो बेड़ियों में जकड़ी अपनी भारत माता। ऐसे में मेरे ज़हन में एक ख़्याल आया है कि क्यों ना अपने युवा साथियों के साथ हम इन क्रांतिवीरों की चर्चा एक बार फिर से शुरू करें। हम बात करें कि इन क्रांतिवीरों ने फांसी के फंदे पर झूलना हो, चाहे गोली खाना हो, चाहे तोप के मुँह से बाँध के उड़ा दिए जाना हो, वो सब कुछ हँसते-हँसते क्यों स्वीकार कर लिया? उसके पीछे उनकी क्या विचारधारा थी? उनकी क्या योजनाएँ थीं? उनके पीछे उनके हृदय में कौन से भाव थे जिनके चलते उन्होंने इतने बड़े निर्णय सहज रूप से ले लिए। तो इसीलिए हम अपनी पंचायत की इस श्रृंखला में एक नई चर्चा शुरू करने जा रहे हैं, भारत के क्रांतिकारी आंदोलन और उसका क्रमिक विकास। इसमें सबसे पहले आज के इस एपिसोड में हम भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की रूपरेखा और उसके प्रारंभ पर बात करेंगे। उसके बाद आने वाली कड़ियों में क्रमशः हम प्रयास करेंगे कि इन क्रांतिकारियों के बारे में बातचीत हो। पिछले एपिसोड में जो हम चर्चा कर रहे थे मजदूर आंदोलनों की, तो मजदूर आंदोलन जैसे सामाजिक आंदोलन वस्तुतः एक गंभीर सामाजिक चेतना का परिणाम होते हैं। एक ऐसी चेतना जहाँ पर मनुष्य की सामाजिक समस्याएं और मानवीय मूल्यों की रक्षा मुख्य उद्देश्य बन जाता है। और ऐसे ही मजदूर आंदोलनों का परिणाम था कि पूरे विश्व में क्रांतिकारी आंदोलनों ने जन्म लिया। 19वीं सदी का दौर एक ऐसा दौर था जिसमें दुनिया के तमाम देशों, खासतौर से वे देश जो किसी न किसी साम्राज्य के उपनिवेश बने बैठे थे, वहाँ के समाजों में अपनी-अपनी आज़ादी को लेकर के चेतना जागृत हो रही थी और क्रांतिकारी आंदोलन प्रस्फुटित हो रहे थे। उन्हीं घटनाओं का परिणाम कहें या उनका आंशिक प्रभाव कहें, भारत के युवा समूह पर भी उसका असर पड़ा और यहाँ भी क्रांतिकारी विचारधाराएं जन्म लेने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का विकास हुआ और तमाम वीर क्रांतिकारी अपने इस देश के लिए हंसते-हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर गए। अब इस क्रांतिकारी आंदोलन को पूरे विस्तार से अगर समझने का प्रयास किया जाए, तो ये समझा जाता है कि 2 कालखंडों में इसे बाँट लेना ठीक रहता है। पहला कालखंड 1897 से लेकर के 1913 तक का और दूसरा 1913 से लेकर के भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद आदि शहीदों के समय तक का कालखंड होता है। प्रथम कालखंड का जो दौर है, उस दौर का भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन अपने समकालीन देशों में हो रही क्रांतियों से प्रेरणा तो अवश्य ले रहा था, परंतु वैचारिक दृष्टिकोण से यह उनके कितना समतुल्य था या कितना उनके समान था, यह कहना थोड़ा-सा कठिन हो जाता है। मेरे लिए बड़े हर्ष की बात है कि पिछली चर्चा में श्री पचौरी जी ने अपना कीमती समय मुझे दिया था और आज उन्होंने एक बार फिर से अपना समय मुझे देना स्वीकार किया है और हमारी इस चर्चा में आज वो फिर से अतिथि वक्ता के रूप में मेरे भागीदार हैं। अब मैं ज़्यादा और आगे बात न खींचते हुए श्री पचौरी जी से आग्रह करूँगा कि वो आज के विषय के संबंध में अपनी राय साझा करें। तो ये जो पहला कालखंड है, इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कि ये किस प्रकार का क्रांतिकारी आंदोलन का रूप क्या था? और कौन-सी ऐसी घटना थी जहाँ से हम मानते हैं कि 1857 में भारत में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो गया?
1897 में रैंड जी और एवरेस्ट की हत्या जो की गई थी, वहां से हम इसकी शुरुआत मानते हैं। रैंड जो उसमें पूना में प्लेग कमिश्नर पूना था। में पहले कमिश्नर थे अच्छा जी। और वो उनके सहयोगी थे। जी उनकी हत्या जो हुई थी उससे इसकी शुरुआत हम मानते हैं। अच्छा। तो एक्चुअली क्या है जी कि प्ले कमिश्नर के जो आदेश थे प्ले के नियोजन के लिए, जी वो आदेश इतने सख्त थे कि वहाँ की जो आम जनमानस था जी जी। वो उद्वेलित हो गया। तो क्या समस्या थी उस आदेश समस्या में? ये थी कि जिसको प्लेग हुआ है उसको तुरंत वहां से हटाना है। वो हटाने में जो सख्ती बरती गई थी जी वो इस लेवल की थी कि वो अपने कपड़े, अपने रोजाना यूज की चीज भी वहां से नहीं ले पाया। उसी दुर्दांत स्थिति में जी। वो वहां से गया और उसकी मौत हो गई। ओ, उससे जनता आक्रोशित थी पहले से। मीन भाई तिलक ने 4 मई के अपने पत्र केसरी में जी एक इन कर्मचारियों की, अधिकारियों की आलोचना करते हुए सरकार को दमनकारी बता दिया जी और कहा कि ये इनके हित में नहीं है। उसके बाद तो यहाँ पर ये जैसा उन्होंने सरकार को दमनकारी कहा, लेकिन सरकार तो उसमें ब्रिटिश सरकार चलती थी और जो ये आदेश चला था रैंड का था। तो क्या तिलक ने अपने पत्र में रैंड का भी कोई जिक्र किया? जी, उन्होंने जो उनके आदेश थे उनको दमनकारी बताया और उन आदेशों की बहुत आलोचना की और रैंड को निरंकुश कहा जी और सरकार का समर्थन उनको प्राप्त था। पूरी 12 जून 1897 को शिवाजी समारोह का आयोजन था। उसमें अध्यक्षता कर रहे थे माननीय तिलक। तिलक का जो भाषण था वो उनके जो अंश हैं वो देखने योग्य हैं। उन्होंने लोगों में जोश, उत्साह भरा और उसका रिजल्ट ये हुआ कि रैंड की एवरेस्ट के साथ हत्या कर दी गई। तो सर जैसा अभी आपने बताया कि 12 जून को तिलक ने भाषण दिया और इस भाषण का हम सभी ने भी देखा। तो जो रैंड की हत्या हुई, ये किस तरह का हत्याकांड रहा, किसने किया ये? 12 जून को तिलक ने जब भाषण दिया तो उससे प्रेरित होके चापेकर बंधुओं ने रैंड और एवरेस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। अच्छा, उसी दिन 12 जून को? उसी समय नहीं, 22 जून को। अच्छा, मतलब 12 जून को भाषण हुआ? 12 जून को भाषण हुआ और उसके 10 दिन बाद 10 दिन बाद 22 जून को चापेकर बंधुओं ने रैंड और एवरेस्ट अच्छा की गोली मारकर हत्या कर दी। सर, ये जो हत्याकांड हुआ रैंड वाला, ये क्या चापेकर बंधुओं द्वारा कोई छड़िक आवेश था जिसमें तिलक का वो लेख और भाषण संबंधित था, उसका प्रभाव रहा, या तिलक ये इनके चापेकर बंधुओं की कोई वैसी पहले से पृष्ठभूमि, कुछ गतिविधियां थी जिनका प्रभाव रहा? वास्तविकता ये है कि चापेकर, ये तात्कालिक घटना जितनी है वो उत्प्रेरक मात्र है। अच्छा। चापेकर बंधु 1894 से ही हिंदू धर्म अवरोध निवारण समिति का गठन करके प्रतिवर्ष शिवाजी समारोह और गणपति समारोह मनाते थे। अच्छा। शिवाजी समारोह और गणपति समारोह में शिवाजी श्लोक और गणपति श्लोक पढ़े जाते थे। अच्छा। और ये घटनाएं तात्कालिक
केवल उत्प्रेरण मात्र थी, जबकि चापेकर बंधुओं की जो कार्रवाई थी वो लंबे समय से मतलब उनकी चेतना में वो भावनाएं कहीं ना कहीं जी पहले से थी, जी जी बीज पड़े हुए थे जी। उस समय की जो तात्कालिक घटनाएं हुई, प्लेग कमिश्नर का व्यवहार जी हो, जी चाहे तिलक का भाषण हो, जी जी, उन्होंने उसमें आग में घी डालने का काम किया जी, जिसके बाद चापेकर बंधु द्वलित होकर उस घटना को अंजाम दे दिया। बिल्कुल। तिलक के भाषण के अलावा उस समारोह में शिवाजी श्लोक और गणपति श्लोक भी देखने लायक है। श्लोक को गणपति श्लोक के अंश हमने देखे और देखने के बाद उस समय के हालात समझने में थोड़ा सा हमें मदद मिल रही है। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर आ रहा है सर कि जो ये क्रांतिकारी प्रकार के उस समय गतिविधियां शुरू हो रही हैं और ये हम चेतना देख रहे हैं समाज में, इसमें क्या राष्ट्रीय भावना ही आ चुकी थी या फिर ये अभी भी जो हमारा 1857 का दौर है जिसमें जो जनता है वो केवल और केवल अपने धर्म और राजा के प्रति उत्तरदायित्व होके वो हथियार उठा रही है, ये कुछ उसी प्रकार की भावना थी? एक्चुअली ये तो नहीं कहा जा सकता कि इसमें कोई राष्ट्रीय भावना आ चुकी है। अच्छा। तब तक जितना भी था वो धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए ही था। अच्छा। अंतर सिर्फ ये है कि अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत के जो कर्मचारी थे उनका जो व्यवहार था उससे जनता उद्वेलित हो गई थी। वो निरंकुश थे, इसलिए लोगों में घृणा उनके प्रति उत्पन्न हो गई। अर्थात जो 1857 की क्रांति हुई और 1897 में ये पहली क्रांतिकारी घटना हुई, इन दोनों के बीच में अंतर केवल इतना है कि राष्ट्रीय तत्व अभी भी दोनों में अनुपस्थित है, अभी भी नदारद है। बस अंतर केवल इतना आ गया है कि तब केवल राजा और राजा का जो अपना समूह था वो उद्वेलित था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, और अभी क्या हो गया है कि आम जनमानस उनके विरुद्ध उद्वेलित है और उनके प्रति घृणा का भाव ले चुका है, सामान्य रूप से पूरी जनता में आ चुका है। और उसमें कहीं ना कहीं अब धर्म और संस्कृति की रक्षा के प्रश्न गंभीर रूप से जुड़ चुके हैं और लोग जो है जी वो गुस्से में, घृणा में अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो सर क्या हम इसे कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि इस समय का जो दौर है 19वीं सदी के अंतिम दशक का दौर है, ये अपने आज से 40-50 साल पहले जो गदर क्रांति हुई उससे कहीं से कुछ प्रेरणा ले रहे थे, या समकालीन विश्व में जो फ्रांस और इटली जैसे देशों में क्रांतियां हुई वहां से कुछ प्रेरणा थी, या ये मात्र केवल स्थानीय प्रभाव था? अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है और समायोजित नहीं करता कि विश्व की जो घटनाएं थी उससे प्रेरित आंदोलन था। अच्छा। हाँ, स्थानीय रूप से जो कर्मचारियों का व्यवहार था और जिस तरह का एक्ट वो कर रहे थे उससे जनता उद्वेलित हो गई, उनके प्रति घृणा का भाव ले लिया उसने। इसलिए जनता आंदोलित थी और उसने जो ये हत्याकांड जब हुआ तो उसका पूरा समर्थन कर दिया। लेकिन ये अभी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से इसका कोई संबंध नहीं था। स्थानीय प्रभाव थे, जनता अंदर से आक्रोशित थी और उसको चापेकर बंधुओं जैसे जननायक मिल गया। लेकिन चापेकर बंधुओं ने जो साहस और आत्म बलिदान किया था
उसको कम करके नहीं आंका जा सकता। जी। इसलिए हम क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत चापेकर बंधुओं से ही मानते हैं, क्योंकि यहीं से उस भावना का उदय हुआ जिसमें वो कुछ कर गुजरने के लिए तैयार थे। कह सकते हैं कि कोई सिद्धांत भले न उसमें स्थापित हुआ हो, कोई ऐसी कोई विचारधारा कुछ नहीं भी बनी थी, लेकिन कम से कम एक ये भाव आया कि नहीं, इस जो निरंकुश शक्ति है, इसके विरुद्ध खड़े हुआ जा सकता है और चुपचाप इसको सहने की आवश्यकता नहीं है, विरोध करो। विरोध करो और पूरी ताकत से करो। पूरी ताकत से। तो सर, जो चापेकर बंधुओं के द्वारा ये घटना कारित की गई और इस घटना के बाद भी क्रांतिकारी गतिविधियां धीरे धीरे विकसित ही होती गई भारत में, उत्तरोत्तर और आगे बढ़ा। तो क्या जो आगे क्रांतिकारी आंदोलन का विकास हुआ है, इसमें कोई स्पष्ट विचारधारा ने उस समय स्थान ले लिया, या उस समय भी जैसे चापेकर बंधुओं के समय का जो हम देख रहे हैं कि उनके विचारों के पीछे कहीं ना कहीं धर्म शामिल है, तो धर्म ही उनका मुख्य सहारा था? नहीं, अभी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये निश्चित है कि क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ी, लेकिन उनका जो आलम था वो धार्मिक ही था। अच्छा, मतलब उनको जो पीछे से सशक्त करने वाली भावना थी, जी, वो कहीं ना कहीं धार्मिक तत्वों से ही प्रभावित होती थी। हम जो प्रथम कालखंड का क्रांतिकारी आंदोलन है, उसको समझ सकते हैं कि यह एक ऐसी बौद्धिक चेतना के साये में आगे बढ़ रहा था जिसका जो अवलंबन है वो धार्मिक उपादानों से निकल करके आ रहा है, और वह कर्मकांडों, पौराणिक उपाख्यानों, सांस्कृतिक तत्वों से प्रेरित है, और उसके साथ साथ वो धार्मिक प्रतीकों, गीतों और श्लोकों के आधार पर जनता को आगे साहस बंधाता हुआ धीरे धीरे आगे क्रमिक विकास कर रहा है। ऐसा इसे समझा जा सकता है। जी जी। चापेकर बंधुओं के इस कांड के बाद भी जो भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन आगे बढ़ा, उस आंदोलन का प्रभाव आगे भी धर्म और इसकी रक्षा के लिए ही रहा, और चापेकर बंधुओं का जो कृतित्व था उससे प्रेरित रहा। ये हम कह सकते हैं भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का जो पहला कालखंड है, वो चापेकर उसके प्रारंभिक दौर में ये उसकी उस आंदोलन की प्रकृति रही है। जी। आज की चर्चा को हम संक्षेप में यहीं अब विराम देना चाहेंगे। आगे हम ऐसा समझते हैं कि अब अगली कड़ी में अब बात हमने शुरू कर दी है भारतीय क्रांति की, तो सर मैं बेहतर समझूंगा कि क्यों ना अब आने वाली कड़ियों में हम भारत के क्रांतिकारियों पर एक चर्चा करें। जी। और उनके क्या विचार थे, उनके क्या जीवन के कृतित्व रहे, उससे हम अपने दर्शकों को रूबरू कराएं। जी, क्रांतिकारी आंदोलन के क्रमिक विकास का जो वो है जी, उस पर हम चर्चा करें, और इसको हम क्रमशः काला अवधि के अनुसार क्रम से लेकर के अपने दर्शकों को जो भारत के क्रांतिवीर हुए हैं उनसे हम परिचित कराएं। जैसे क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हम चापेकर बंधुओं के कृतित्व से ही मानते हैं जी, उसी तरह से इस क्रम को यहीं से आगे बढ़ाएं। बहुत बढ़िया। तो फिर तय है, अब अगली कड़ी में फिर हम चापेकर बंधुओं पर ही चर्चा शुरू करेंगे। तब तक के लिए आज हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ तक हमें समय दिया, हमारा साथ दिया और हमारे साथ इस चर्चा में बने रहे। आपका भी सर बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कि आपने इतना समय हमें एक बार फिर से दिया, और आशा करता हूँ कि आगे आपका समय और साथ इसी तरह से मिलता रहेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद।